जमातें ऐसी हैं जो कि सियासी तौर पर जिनमें बाहमी इत्तेफाक हो गया है। तो होने क्या जा रहा है, इस जमात की रहनुमाई कौन करेगा, कौन इसको लीड करेगा, इस हवाले से हमने देखा कि काफी ज्यादा जो है वो खबरें सामने आई। और साथ साथ अगर बात की जाए एमक्यूएम पाकिस्तान की और पीएसपी के हवाले से, तो जनाब ये तो होना ही था, क्योंकि सवाल था मैंडेट का। कुछ भी हो जाए, लेकिन ये दोनों दूसरे को जानते हैं, एक दूसरे के साथ काम कर चुके हैं। ये वही रहनुमा हैं जो कभी एक ही एमक्यूएम लंदन के जेरे साए काम करते थे। लेकिन अब कुछ रास्ते जुदा जुदा हैं, लेकिन सोच भी वही है और लोग भी वही हैं, और मैंडेट भी नहीं बांटना है। क्यों पीटीआई के पास जाए, क्यों पीपल्स पार्टी मैदान मारे? तो बस यही सोच के साथ ये लोग आगे बढ़े हैं। लेकिन अभी तो मुफाहमत हुई है, अभी तो सिलसिले आगे बढ़े हैं। अब देखना है कि राब्ते किस हद तक जाते हैं। सवाल यह है कि इस पूरी जमात को, मुफाहमती जमात को लीड कौन करेगा? क्या मुस्तफ़ा कमाल, क्या फारूक सत्तार, या फिर दुबई से कोई क़यादत सामने आ सकती है? क्योंकि परवेज़ मुशर्रफ, साबिक सदर जनरल मुशर्रफ ने तो बिल्कुल मना कर दिया है कि मैं तो इस क़यादत को लीड नहीं करूंगा। हाँ, मगर एक बात उन्होंने ज़रूर, मैंने ही मशवरा दिया था कि ये मुहाजिरों के हुकूक का सवाल है, ये कराची की बहाली का सवाल है। कराची से कचरा कौन उठाएगा अगर आप लड़ते रहेंगे? तो फिर आप लोग ऐसा कीजिए कि मिलकर बैठिए और कराची के मसाइल हल कीजिए और मैंडेट को तकसीम ना होने दीजिए। बस इसी बात पर कल हमने देखा कि अचानक फटाफट से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस सामने आई, जिसमें मुस्तफ़ा कमाल मुस्कुराते रहे। फारूक सत्तार ने भी कुछ ऐसा ही कहा कि बस दुल्हन वालों का इंतजार है, वो आ जाए तो निकाह की रस्म जो है वो कर दी जाएगी। इसी सारी सूरत हाल में सुबह से चलने वाली एक ब्रेकिंग, जो कि नून लीग के हवाले से थी, शरीफ फैमिली के हवाले से थी, वो कहीं खो गई। लेकिन उस पर हम बात करेंगे आज के शो में। और अभी आपको लिए चलते हैं लाहौर, जहां पर क्या रही है ये आपको दिखाते हैं। मुहम्मदिहिम व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। आमीन। इस वक्त जो आप देख रहे हैं ये मज़ार इकबाल के मनाजिर हैं, जहाँ पर कोर कमांडर लाहौर इस वक्त वहाँ पर फातह ख्वानी कर रहे हैं और सलामी भी पेश करेंगे। इससे पहले भी हमने देखा कि नेवल गार्ड्स की जानिब से गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब हुई। आज मुफक्किर पाकिस्तान, मुसव्विर और हकीमुल उम्मत अल्लामा मोहम्मद इकबाल का यौम विलादत मनाया जा रहा है, जिस हवाले से आज के दिन ये तकरीबात का सिलसिला जारी रहेगा और गाहे बगाहे इस मज़ार पर, इनके मज़ार पर सलामियों का सिलसिला भी जारी रहेगा। आला हुक्काम यहाँ आते रहेंगे और फूल चढ़ाते रहेंगे, फातिहा ख्वानी करते रहेंगे, जबकि साथ साथ अस्करी हुक्काम की जानिब से सलामी भी पेश की जाती रहेगी। इस वक्त आज की स्क्रीन पर जो मनाजिर आप देख रहे हैं ये मनाजिर हैं पुरवकार तकरीब के। ये मनाजिर हैं, अब से कुछ देर पहले यहाँ पर पुरवकार तकरीब हुई है, गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार ये तकरीब थी। और अभी कोर कमांडर लाहौर जो हैं वो इस वक्त उन्होंने फातिहा ख्वानी की है और उसके बाद उन्होंने सलामी पेश की है और फिर यहाँ पर अभी अपने कुछ कमेंट्स भी
में लिख रहे हैं। इस हवाले से भी गाहे बगाहे आज पूरा ही दिन ये सिलसिला जारी रहेगा, चाहे सियासतदान हो, अस्करी हुकाम हो या फिर सोशल गैदरिंग से रिलेटेड लोग हों, कोई भी हो। अल्लामा मोहम्मद इकबाल के मज़ार पर हाज़री का, फातिहा ख़्वानी का और फूल चढ़ाने का, सलामी पेश करने का ये सिलसिला ओवरऑल जारी रहेगा। आज की स्क्रीन पर इस वक्त जो मनाज़िर आप देख रहे हैं, इस वक्त लाहौर कोर कमांडर लाहौर जो हैं वो इस वक्त अपने कुछ कमेंट्स लिख रहे हैं। इससे पहले उन्होंने फातिहा ख़्वानी की और उससे पहले उन्होंने जो है वो सलामी भी पेश की थी। फूलों की चादरें भी चढ़ाई गई। इसी हवाले से अल्लामा मोहम्मद इकबाल के बारे में बात की जाए तो एक बहुत बड़े शायर जिन्होंने मुसलमानों में एक नई रूह फूकी, इनकलाबी शायर, इनकलाब लेकर आए और मुसलमानों को बताया कि उनका विजन क्या है। उन्होंने ही पाकिस्तान का तसव्वुर पेश किया और आज ये तमाम शेर हैं, उन्हीं की तमाम तालीमात हैं जिसकी वजह से पूरी की पूरी अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी भी बनाई गई है। चले जनाब, इस हवाले से और आज दिन भर होने वाली तमाम तर तकरीबात के हवाले से भी आपको वक्त के साथ साथ अपडेट करते रहेंगे, लेकिन सबसे पहले स्टोरीज। ये जद्दोजहद किसी भी ऐसी आइडेंटिटी के साथ करेंगे जो कि कम से कम MQM नहीं होगी। MQM अल्ताफ हुसैन साहब की थी, है और रहेगी। कराची की सियासत में बड़ी तब्दीली, एक दूसरे के गले पकड़ने वाले गले लग गए। सियासी इत्तेहाद बनाने का ऐलान, अगला इलेक्शन एक और मंशूर, एक नाम और एक निशान पर लड़ेंगे। कमाल सत्तार प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिलचस्प और कमाल की बातें भी हुई। फारूक सत्तार ने शेर पढ़ा तो मुस्तफा कमाल ने भी चुटकुला। आमिर खान का PSP और MQM के इत्तेहाद पर तशवीश का इजहार। मुज़ाकरात के लिए साथियों को जो मैंडेट मुख्तलिफ था, तय हुआ था आइंदा इंतखाबात में पतंग के निशान पर ही इलेक्शन लड़ेंगे। अली रज़ा आब्दी का मुत्तहिदा से मुस्ताफी होने का ऐलान, कहा MQM अब वो नहीं रही। ये जज साहबान वो सिर्फ खड़े, उनका गुस्सा अल्फाज में आ गया है। मैं ये समझता हूँ कि ये सारा भूगोल तारीख का स्याह-बाब बनेगी। नवाज शरीफ का जब्त टूट गया, अदलिया पर पहली बार शदीद तनकीद, कहा जजेस बुक्स में भरे बैठे हैं। उनका गुस्सा अल्फाज में ढलकर गया, इल्म था कि नजरसानी अपील पर यही फैसला आएगा। जजेस के अल्फाज तारीख का स्याह-बाब बनेंगे। 70 साल तारीख में अदलिया ने कई स्याह औराख लिखे। मशरिक अल्लामा मोहम्मद इकबाल का आज 140वां यौम मिलाद और में मज़ार पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवक़्त तकरीब। बहरिया के दस्ते ने गार्ड्स के फराइज़ संभाल लिए। और ये सब स्टोरीज हम आगे चलकर देखेंगे, लेकिन पहले नजर डाल लेते हैं कि आज अखबारात की शह सुर्खियां क्या कह रही हैं। चलें जनाब, फारूक सत्तार और मुस्तफ़ा कमाल एक हो चुके हैं। ये खबर कल से गर्दिश कर रही है, लेकिन इस खबर के साथ साथ इस खबर के आफ्टर शॉक्स का सिलसिला भी जारी है। जैसे कि आप सब जानते हैं कि कल अली रज़ा आब्दी जो कि इस वक्त मुल्क में भी मौजूद नहीं है, मौजूद है और वहाँ पर उन्होंने ट्वीट किया और उन्होंने ये बात वाज़ेह कर दी कि मैं ना सिर्फ MQM से बल्कि अपनी असम्बली की सीट से भी मुस्ताफ़ी होता हूँ। तो एक तो हमने देखा कि अली रज़ा आब्दी के मुस्ताफ़ी होने का फैसला सामने आया। उसके अलावा कुछ रहनुमा ऐसे भी थे जो कि इजलास छोड़कर चले गए। कुछ अरकान ऐसे थे, तकरीबन 8 अरकान ऐसे थे जो कि जब ये कॉन्फ्रेंस हो रही थी उस टाइम पर भी और इजलास के टाइम पर भी वहाँ से चले गए। और अब तो ये भी कहा जा रहा है कि बहुत से लोगों ने पीपल्स पार्टी के साथ भी मुलाकातें शुरू कर दी हैं, कुछ राब्ते शुरू हो चुके हैं। तो अब हो सकता है कि MQM की मजीद जो ईंटें हैं वो निकलना शुरू हो जाए। पहले भी हम देख रहे थे तमाम तर सूरत हाल पैदा हो रही थी। और इसके साथ साथ जहाँ पर लोग कह रहे हैं कि ये बड़ा खुश आइंद एक फैसला किया गया है कि दोनों जमातें यकजा हो रही हैं, एक साथ एक प्लेटफॉर्म पर एक साथ ये इलेक्शन लड़ेंगी एक मंशूर के साथ, वहीं पर जनाब इनकी मुश्किलात भी कुछ बढ़ती जा रही हैं और ज़मीन पर कब्जे का इल्ज़ाम भी दोनों पर एक साथ ही लगा है। और इसी हवाले से जो डायरेक्टर हैं एंटी करप्शन, उन्होंने चेयरमैन
एंटी करप्शन को एक बाकायदा तौर पर इस हवाले से खत भी लिखा है और उनसे कहा है कि मैं इस मामले में मज़ीद तफ्तीश करना चाहता हूँ। तफ्तीश के लिए उन्होंने रहा है कि बेहतरीन हो रही है, इंतखाबात में हो सकता है इनको अच्छे वोट मिल सकें, लेकिन वहीं पर इनके लिए मुश्किलात भी शुरू हो गई हैं क्योंकि इनके अपने रहनुमा इनसे खफा नजर आते हैं और साथ ऐसे केसेस जिनके बारे में एक्सपेक्ट भी नहीं किया था वो केसेस भी इनके सामने आना शुरू हो गए। तो मेन और आज की बड़ी खबर एक्सप्रेस रोजनामा ने ये बनाई है। जबकि दूसरी जानिब नवाज शरीफ के हवाले से अगर आपको बताएं तो नवाज कल हमने देखा कि अदालत के बाहर जब आए तो बहुत ही गुस्से में नजर आए और इंतहाई गुस्से में उन्होंने अदलिया मुखालिफ बयान दिए। लेकिन हमने देखा कि ये पहली बार नवाज शरीफ की जानिब से इस तरह के बयान आए हैं, जबकि इससे पहले मरियम नवाज जरूर इस तरह के कमेंट्स करती थी, लेकिन नवाज शरीफ साहब की जानिब से कल ये पहली मरतबा इस तरह के अदलिया मुखालिफ बयान आए जिसमें उन्होंने कहा कि जी सब कुछ अब स्याह हुरूफ में लिखा जाएगा, पाकिस्तान की तारीख का ये बदतरीन दिन है। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जज साहिबान बुक से भरे पड़े हैं। और लेकिन इसके ऊपर भी हमने देखा कि एक नई डिबेट छिड़ गई, लोगों ने बड़े कमेंट्स किए, बहुत सी बातें की और इस हवाले से कहा जा रहा था कि नवाज शरीफ को अदलिया के मुखालिफ कोई बयान नहीं देना चाहिए था और इसके ऊपर भी नया महाज खुल चुका है। लेकिन क्योंकि एक कैफियत इस तरह की थी, गुस्से की हालत थी, तो इस तरह के बयान आ गए। इस पर भी जो है वो आज के शो में हम आगे चलकर बात करेंगे। ठीक है, अच्छा मैं बात करती हूँ मेन लीड्स के हवाले से जिनके बारे में बात करी थी अनब, और यहाँ पर भी मुत्तहदा के लीड लगाई गई है और यहाँ पर भी नवाज शरीफ के हवाले से मेन लीड लगाई गई है। अगर इन दोनों खबरों को पैरेलल देखा जाए तो सुबह एक बड़ी खबर नवाज शरीफ साहब के हवाले से थी और शाम को हमने देखा कि एक बड़ी खबर MQM पाकिस्तान और पाक से ज़मीन पार्टी के हवाले से थी। तो अगर बात करते हैं सबसे पहले नवाज शरीफ साहब के हवाले से, तो जैसे ही जजेस ने अपना फैसला सुनाया, जैसे ही ये तमाम बयान सामने आए, तो एक अहम मुशावरती इजलास हुआ और इस ओवरऑल पूरी सूरत हाल में जो एक ख़ास बात है, जो दिलचस्प पहलू है, वो ये है कि जरदारी साहब जो हैं उन्होंने इसके ऊपर ख़ास किस्म की तनकीद की है कि जिस तरह के बयान नवाज शरीफ साहब ने पास किए हैं अदलिया के ऊपर, कहते हैं मैं तो अब इनका साथ नहीं दूंगा और ये अदलिया मुखालिफ बयानात हैं। लेकिन अगर बात की जाए नवाज शरीफ साहब के हवाले से तो उन्होंने कहा कि जी जो पार्टी है उनका ये मौक़िफ़ है कि जब जरदारी साहब के प्राइम मिनिस्टर को निकाला गया था, जब पीपल्स पार्टी के साथ ये सारा कुछ हो रहा था, तब उन्होंने फैसला मान लिया था, हुक्म मान लिया था, लेकिन दिल से नहीं माना था, वो भी मुज़ाहमत करते थे। लेकिन सर नून लीग को यही कहना है कि उन्होंने एलामिया जारी नहीं किया था। अदलिया ने, अदालत ने, एहतसाब अदालत ने एक शेर कमेंट किया जिसके अंदर उन्होंने सारी बात को जो है वो सम अप कर दिया। उसके जवाब में एक और शेर एलामिया में नून लीग की जानिब से जारी किया गया, जिसके बारे में आज भी हम डिस्कशन करेंगे कि साथ साथ न सिर्फ शेर जारी किया गया बल्कि उस शेर के हवाले से एक एक वर्ड के हवाले से जवाब दिया गया कि रहबर तो ऐसे एटॉमिक धमाके किए, हाँ, मुनसफी का सवाल है, ठीक है ना। तो रहबर तो ऐसे होते हैं जिन्होंने एटॉमिक धमाके किए। तो ये सारी सूरत हाल, और दूसरी जानिब मुत्तहदा पाकिस्तान और MQM पाकिस्तान और पाक से ज़मीन पार्टी के हवाले से आज हम बात करेंगे डिटेल में कि एक्चुअली कराची की सियासत में होने क्या जा रहा है। बिल्कुल चेहरे वही हैं और नाम कुछ नए हैं, क्या कुछ मजीद लोग भी इन पार्टीज़ को ज्वाइन करेंगे और ये पार्टी एक्चुअली सिर्फ कराची की पार्टी होगी या फिर नेशनल लेवल पर जाकर भी ये पार्टी कुछ करेगी हैं। और उससे पहले एक छोटी सी खबर यहाँ पर जरूर बताएंगे 4 मुल्की हॉकी टूर्नामेंट के हवाले से कि पाकिस्तान को ऑस्ट्रेलिया से बदतरीन शिकस्त हुई है और बहुत ही बुरा ये मैच देखने को मिला है जिसमें पाकिस्तान को 1-9 से शिकस्त हुई है। एनीवे दूसरा मैच आज जापान के अगेंस्ट खेला जा रहा है, तो उसके लिए हम बेस्ट विशेस देना चाहेंगे। जबकि दूसरी जानिब हमारी न्यूजीलैंड के से जो वुमेन क्रिकेट टीम है उसके साथ भी हमारी जो पाकिस्तानी टीम है उसको शिकस्त का सामना रहा, लेकिन दूसरा T20 मैच आज खेला और पाकिस्तानी टीम को भी विशेष देना चाहूंगी कि इंटरनेशनल रैंकिंग में हम नंबर 1 पर तो आ गए हैं, लेकिन अभी हमारे पास काफ़ी टाइम है, इसको हम स्टैटिक भी रख सकते हैं, ऐसा ना हो फिर हम दोबारा से अपनी रैंकिंग खो दें। आगे बढ़ते हैं और वफाकी दारुल हुकूमत के हवाले से खबरें शामिल करेंगे और वहाँ पूछेंगे कि क्या सियासी और समाजी सरगर्मियाँ होने जा रही है और कौन से मेगा इवेंट्स हैं। मज़ीद तफसीलात हमें बताएंगे वसीम रज़ाक। जी वसीम रज़ाक, आज वैसे तो इस्लामाबाद इस वक्त मरकज़ निगाह है, लेकिन आज क्या होने जा रहा है वहाँ? जी अगर बात करें वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद और रावलपिंडी की, तो सबसे पहले बात करके हम तहरीक लब्बैक के धरने की जो कि फैज़ाबाद के पुल के ऊपर जारी है, जो कि संगम है वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद और रावलपिंडी का, उस धरने की वजह से काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जो हुकूमत में काम करने वाले लोग हैं और जो मुसाफिर हैं दूर दराज से आने वाले हैं उनको काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि फैज़ाबाद एक ऐसा बस अड्डा है जहां पर पाकिस्तान मुल्क भर से जो तमाम जो शहर हैं दूर दराज के, वहां से तमाम जो बसें हैं वो वहां पर आती हैं और तमाम बसें वहां पर आती हैं और लोग मुसाफिरों को काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, काम करने वालों को भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना है। अगर बात करें मुख्तलिफ इवेंट्स की इस्लामाबाद में, सबसे पहले हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की, जहाँ पर इमरान खान और जहांगीर तरीन के खिलाफ नाअहली केस की समाअत होगी। गुज़श्ता रोज़ सिकंदर बशीर मोहम्मद जो कि जहांगीर तरीन के वकील हैं और आज़िज़ नफीस
जो इनके खिलाफ हनीफ अब्बासी के वकील हैं, उनकी जानिब से अपने अपने दलाइल मुकम्मल कर लिए गए हैं और अटॉर्नी जनरल की जानिब से कुछ कानूनी निकात पर आज जो है अदालत में अपने दलाइल दिए जाएंगे। इसके अलावा आज डाक टिकट है पाकिस्तान और तुर्की का। बहुत शुक्रिया, आप हमें इस्लामाबाद से अपडेट कर रहे थे कि समाअत का सिलसिला जारी है, उसके एक्टिविटीज इस्लामाबाद में होने जा रही हैं, लेकिन साथ साथ कुछ मौसम की अपडेट्स भी हम हासिल करेंगे। जैसे कि आप सब जानते हैं कि लाहौर में फॉग का राज है, स्मॉग का राज है, तो इस वक्त वहां पर क्या सूरत हाल है तारिक खान से ही जान लेते हैं। तारिक खान, 9 तो बज चुके हैं, इस वक्त स्मॉग की क्या सूरत हाल है, कब तक रहती है? अगर आप स्मोक की बात करें तो आज सुबह से ही बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आज 9 नवंबर है और इलामा इकबाल का डे है। बिल्कुल। तो इसलिए हम खुसूसी तौर पे जो है इलामा इकबाल के मज़ार पे इस वक्त मैं मौजूद हूं। जबरदस्त। 140वां यौम विलादत उनका मनाया। गार्ड की तब्दीली जो है वो इस वक्त हो चुकी है। रेंजर से नेवी ने गार्ड के फ्राइज जो हैं लेकर संभाल लिए हैं और जो कमोडोर साजिद महमूद हैं वो उस तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। जब गार्ड की तब्दीली हुई उसके बाद जो है जो लाहौर के कोर कमांडर हैं रियाज आमिर साहब लेफ्टिनेंट जनरल, वो पहुँचे हैं। वहाँ उन्होंने अपने जो किताब में अपने तासुरात दर्ज कर दिए हैं और यहाँ पे उनको की गई है, जिसके बाद अभी जो है यहाँ पे क्योंकि जो एरिया है वो कॉर्डन ऑफ कर लिया गया है। बिल्कुल इतनी सिक्योरिटी टाइट है कि जिसको कहते हैं कि चिड़िया पर नहीं मार सकती, तो वो पोजीशन है। बड़ी मुश्किल से मीडिया को भी कुछ जो पहले आ गए थे उनको तो इजाज़त मिल गई, लेकिन बाद में बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ा। तो इस वक्त तकरीबन जो फोर्सेस हैं वो यहाँ पे बड़ी तादाद में मौजूद हैं। पुलिस और दीगर जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं उनकी बड़ी तादाद जो है यहाँ पे मौजूद है। और मज़ार इकबाल पे इस वक्त जो है वो जो अहम शख्सियात हैं सियासी और वो यहाँ पे मौजूद हैं, आ रही हैं। कुछ देर में जो है शहबाज शरीफ साहब जो वज़ीर आला पंजाब हैं वो यहाँ पहुँचने वाले हैं। उनके सिक्योरिटी के हवाले से जो है इंतजाम इस वक्त मुकम्मल किए जा रहे हैं। कुछ ही देर में वो यहाँ पहुँचेंगे और जिसके बाद वो यहाँ मीडिया से भी जारी है। जब से कुछ देर बाद शबी वहां पर पहुंचेंगे वज़ीर आला पंजाब और वहां पर जाकर हाजिरी देंगे। पाकिस्तान भर के लिए MQM और PSP के इत्तेहाद की खबर की खुशी और दिलचस्पी ने एक नया समा बांध दिया है, लेकिन कुछ ही लम्हों में फारूक सत्तार और मुस्तफ़ा कमाल के इख्तलाफात भी खुलकर सामने आ गए, जिस पर परवेज मुशर्रफ ने दोनों जमातों के फैसले पर खुशी का इजहार तो किया है, लेकिन साथ ही साथ साबिक गवर्नर सिंध डॉक्टर इशरत अहमद ने MQM की सरबराही संभालने से मुतालिक खबरों को गलत भी करार दे दिया। इस पर रिपोर्ट दिखाते हैं। कराची प्रेस क्लब पर मुश्तरका न्यूज कॉन्फ्रेंस में फारूक सत्तार का कहना था कि अगला इलेक्शन एक मंशूर, एक नाम और एक निशान पर लड़ेंगे। इत्तेहाद का मकसद वोट बैंक को तकसीम होने से रोकना, अवाम की खिदमत और कराची के अमन को देरपा बनाना है। एक अरसे से PSP और MQM पाकिस्तान के दरमियान एक मशावरती अमल जारी था। हमने ये फैसला किया कि हम मिलजुल कर सिंध बिलखुसूस कराची के अवाम की खिदमत करें, एक सियासी इत्तेहाद या पॉलिटिकल कायम करें। आइंदा आने वाले इंतखाबात में भी एक मंशूर, एक नाम और एक को लेकर अपनी मुश्तरका इंतखाबी हिकमत अमली भी वज़ा करें। कमाल ने फारूक सत्तार के साथ मिलकर चलने का ऐलान तो किया, लेकिन MQM के नाम के साथ इनकार कर दिया। उनका कहना था कि MQM अल्ताफ हुसैन की थी, है और रहेगी। फारूक भाई जब भी पुकारेंगे मैं और मेरे साथी हाजिर होंगे। ये जद्दोजहद किसी भी ऐसी आइडेंटिटी के साथ जो कि कम से कम MQM नहीं होगी। MQM अल्ताफ हुसैन साहब की थी, है और रहेगी। हम एक मंशूर, एक सिंबल, इंतखाबी निशान और एक पार्टी के नाम से हम अपनी जिद्दोजहद के लोगों के लिए करेंगे। फारूक भाई आप जहां भी आवाज दोगे मैं आपके साथ और मेरे साथी आपके साथ खड़े होंगे शाना में शाना। शहर में एक भी लाश गिरती है
एक दिन के लिए भी शहर बंद होता है तो सबसे बड़ा नुकसान मुहाजिरों का होता है। हमने कराची के रहने वाले इंसानों के फायदे को मुकद्दम रखा है, उसे सुप्रीम रखा है। आए मिलकर अपना सीएम लेकर आते हैं सूबा सिंध में इंशाअल्लाह ताला 2018 में, और 2023 टारगेट करेंगे पाकिस्तान में। हम मुश्तरका जद्दोजहद करके अपना वजीर आजम लेकर आते हैं इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान। इसी सारी सूरत हाल को देखते हुए साबिक सदर परवेज मुशर्रफ ने भी अपने एक वीडियो बयान में 3 जमाती इत्तेहाद का इंदिया जाहिर कर दिया। उनका कहना था कि पीएसपी और एमकेएम पाकिस्तान से मिलकर एपीएमएल नई सियासी कुव्वत बनाएगी और ये कुव्वत सिंध में पीपल्स पार्टी को दे सकती है। आज मुझे बहुत खुशी है कि मुहाजिर कम्युनिटी का इत्तेहाद वापस आ रहा है, यानी एमक्यूएम पाकिस्तान और पीएसपी मिल रहे हैं। चले जी, इस हवाले से पीएसपी के रहनुमाओं का मौक़िफ़ भी लेंगे, लेकिन अभी आपको लिए चलते हैं लाहौर, जहां पर मज़ार इकबाल पर इस वक्त वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ पहुंच चुके हैं। इनकी रूहों को पहुंचा, एलएस का सवाब ताबईन औलिया अल्लाह की रूहों को पहुंचा, या अल्लाह इसका सवाब शुहदाए पाकिस्तान की रूहों को पहुंचा, अल्लाह इसका सवाब बानिए पाकिस्तान हजरत कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह और मुफक्कर पाकिस्तान हजरत अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह की रूहों को पहुंचा। अल्लाह आज पूरी दुनिया में और पाकिस्तान में यौम इकबाल बड़ी अकीदत एहतराम और पुरवकार तरीके से मनाया जा रहा है। अल्लाह इसको अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमा। अल्लाह हजरत अल्लामा इकबाल के अफकार से रोशनी हासिल करने की और उसके मुताबिक चलने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह इस मुल्क पाकिस्तान को अमन का गहवारा बना, इस मुल्क पाकिस्तान से दहशतगर्दी खात्मा फरमा। अल्लाह इस मुल्क पाकिस्तान को वहदत अता फरमा और इसकी हिफाजत फरमा। और अल्लाह जो तरक्की की तरफ हमारा मुल्क गामजंद है और जो मुश्किलात आ रही तू जानता है, अल्लाह इनको ख़त्म फरमा और मुल्क पाकिस्तान को कामरानी और तरक्की अता फरमा। रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। अल्लाह रद्दुल फसाद ऑपरेशन जो चल रहा है इसे भी कामयाबी अता फरमा। व सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही मुहम्मदिन व आलिही व अस्हाबिही अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। आमीन। वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ इस वक्त मज़ार कायद पर हाज़िरी दे रहे हैं। आपको बताएं कि इस दुआई तकरीब में उन्होंने शिरकत भी की है और साथ साथ पाकिस्तान के हक़ में दुआएं की हैं। इससे कबल भी कोर कमांडर लाहौर आमिर रियाज इस वक्त मज़ार इकबाल पर भी उनके हमरा मौजूद है। साथ साथ सलामी भी पेश की गई है और गार्ड्स की तब्दीली भी की गई है। गार्ड्स की तब्दीली की पुरवाकार तकरीब के मनाज़िर भी आपने आज न्यूज़ की स्क्रीन पर देखे। इसके आज शहर भर में जो जो इवेंट्स होंगे इस हवाले से भी आपको अपडेट करते रहेंगे। चलें जी, अभी कुछ देर पहले हम आपको एमकेएम पाकिस्तान और पीएसपी के हवाले से एक पैकेज दिखा रहे थे कि रातों रात अचानक से ये क्या हो गया। तो इस पर मौक़िफ़ लेने के लिए हमारे साथ पीएसपी रहनुमा रज़ा हारून साहब मौजूद हैं लाइन पर। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू गुड मॉर्निंग। आज जैसे हमारा राब्ता उनसे मुनक़ता हो गया, जैसे ही राब्ता बहाल होगा तो उनसे बहुत सारे सवाल हैं आज। और ओवरऑल अगर बात की जाए तो रातों रात ही हमने देखा कि इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस सामने आई और हमें ज्वाइन कर लिया है पीएसपी के रहनुमा रज़ा हारून साहब ने। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू गुड मॉर्निंग। आज कैसे हैं आप? जी बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा सर, सबसे पहले तो ये बताएं कि ये सब कुछ रातों रात कैसे हो गया और ये फिलहाल तो इत्तेहाद है, बाद में ऐसा तो नहीं कि दोबारा से दोनों रास्ते? देखिए, नंबर एक तो रातों रात नहीं हुआ। कल मुस्तफा कमाल साहब ने भी और फारूक सत्तार साहब ने बताया कि 6 माह से मुख्तलिफ मौक़ों पर मुज़ाकरात जारी रहे थे और परसों रात भी काफ़ी लंबे वक्त के लिए मुज़ाकरात हुए। उसके बाद ये प्रेस कॉन्फ्रेंस मिनिमम एजेंडा है, बहुत ही मिनिमम ग्राउंड के ऊपर आइस ब्रेकिंग हुई है और ये तय हुआ है कि बातचीत की जाएगी खुल के। और मिनिमम ग्राउंड ये है कि फोकस हमारा ये होगा मुज़ाकरात का कि एक पार्टी, एक मंशूर, एक निशान जी। तो ये नई पार्टी की बात हो रही है, नए मंशूर की और नए निशान की बात हो रही है। इस पे गुफ्तगू होगी और इस पे बातचीत का आगाज़।
अच्छा रज़ा हारून साहब, इस वक्त बड़ी कंफ्यूजन है। एक तरफ तो कहा जा रहा है कि जनाब हम इलेक्शन में जो है वो नए मंशूर के साथ, नई पार्टी के साथ सामने आएंगे। दूसरी तरफ कह रहे हैं कि जी MQM भी अपनी जगह सालिम है, PSP भी अपनी जगह सालिम है। तो हकीकत क्या है? बड़ी कंफ्यूजन हो गई है सब। नहीं, कंफ्यूज बिल्कुल ना हो। कल और आज जिस वक्त हम बात कर रहे हैं, इस वक्त तो ये दोनों पार्टियां अपनी अपनी में एग्जिस्ट करती हैं ना। बातचीत का आगाज हुआ है टू कन्वर्ज ऑन अ पॉइंट। सही, अच्छा, टू हैव फोकस टू कन्वर्ज ऑन अ पॉइंट। तो जब हम एक दफा इस बात को अग्री कर लेंगे डायलॉग के बाद, तो हमारा फोकस होगा। फिर जाके वो पार्टी अगर है जी, तो फिर इन दोनों पार्टियों में इख्तिताम होगा। बहरहाल MQM के हवाले से तो मैं आपको क्लियर कर दूं जी, इससे पहले मुझे पता है आपका सवाल है जी 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 कि 3 मार्च को जब PSP बनी भी नहीं थी और जी। कमाल साहब अनीस कामरानी साहब आए थे, तो उन्होंने जो स्टांस लिया था MQM के हवाले से, वो आज भी हमारा है और हम उस पर कायम है कि MQM अल्ताफ हुसैन साहब की थी, है और रहेगी। ये इन लोगों की MQM है नहीं। अच्छा सर, ये बड़ी उस पर तो बड़े क्लियर है जी जी। आप तो अपने मंशूर के ऊपर क्लियर है और आप कहते हैं कि जी वो पाकिस्तान के हवाले से जो भी आपके तहफ़्फ़ुज़ात हैं, लेकिन दूसरी जानिब MQM पाकिस्तान भी अपनी जगह बिल्कुल स्टैटिक है और वो भी ये कहते हैं कि नहीं जी हम ख़त्म नहीं होने जा रहे, हम माइनस नहीं होने जा रहे, हम कन्वर्ज होने जा रहे हैं। तो जब एक निशान, एक मंशूर, तो फिर लीडर भी कोई एक होगा सर। तो फिर रहनुमाई कौन करेगा, मुस्तफ़ा भाई या फिर फारूक भाई? कौन करेगा रहनुमाई? जी बिल्कुल, आप ही के अंदाज में। ये तो भी नारा है, अब इसके बाद वाला जुमला तय करने के लिए बातचीत करते। अच्छा, इसका बाद वाला जुमला तय बातचीत के लिए कितना वक्त लग जाएगा सर? मैं समझता हूँ कि क्योंकि मिनिमम एजेंडे से शुरू किया है ना, तो एक लंबी गुफ्तगू, लंबी डिबेट जरूर होगी। और मैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू को बिल्कुल इस वक्त चैलेंज नहीं करूंगा कि मैं चाहता हूँ कि एक अच्छे माहौल में कल रात गुफ्तगू ही वो आगे बढ़े। और बातचीत के अंदर हम ज्यादा कोशिश ये करेंगे मीडिया पे गुफ्तगू से बजाय हम दोनों पार्टियां अगर टेबल पे बैठ के आमने सामने बात कर लें, फोन कॉल कर लें एक दूसरे को, तो वो ज्यादा बेहतर। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा रज़ा हारून साहब, कल हमने देखा जैसे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसके बाद बहुत ही ज्यादा भूचाल आया और कहा जा रहा है कि शायद पार्टी के अरकान को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया। अब कुछ लोग पीपल्स पार्टी से भी मुलाकातें कर रहे हैं। क्या वजह है? ये फैसला सिर्फ 2 कर लिया आपस में या कॉन्फिडेंस में लिया गया था बाकी पार्टी को भी? नहीं, हमारी पार्टी में से तो कोई आपको ऐसा डिसेंटिंग नोट नहीं मिला होगा, इसलिए कि हमने नासिर जी के 6 माह से अपनी पार्टी के हर मतलब किसी किस्म का कोई इख्तलाफ नहीं है इस बात पे? नहीं, हमारी बात तो MQM की आप जिक्र कर रही हैं, शायद जो आप हवाले दे रही हैं MQM के। बिल्कुल, लेकिन मैं जानना चाह रही हूँ PSP में किसी किस्म का इस बात पर कोई इख्तलाफ नहीं है? मतलब आप लोगों की पूरी टीम राजी थी? नहीं, मैंने वही कहा ना, हम तो 6 माह से अपने लोगों को ब्रीफ कर रहे थे, उनको समझा रहे थे और वो डिबेट का एक प्रोसेस था। उसी डिबेट के प्रोसेस में मिनिमम पॉइंट पे भी हम एग्री किया हमने। तो अभी तो डिबेट होना बाकी है। तो वो जिन लोगों के जो पॉइंट ऑफ व्यूज हैं, अभी तो उसी अगर आप एक बात को समझें, अगर ये सारी बातें एग्री हो गई होती थी, हर पॉइंट मान लिया, क्या होता? तो कल रात दूसरी पार्टी का नाम अनाउंस नहीं हो जाता। ठीक, इस हवाले से ओवरऑल आपकी पार्टी में कोई कंफ्यूजन, लेकिन MQM पाकिस्तान में इस हवाले से कंफ्यूजन पाई जाती है सर। उस हवाले से आपसे ज़रूर कंटिन्यू करेंगे बातचीत, लेकिन अभी इस वक्त जो है वो लाहौर में मज़ार इकबाल पर तकरीब जारी है। उस हवाले से आपको लिए चलते हैं लाहौर और बताते हैं आपको वहाँ के मनाजिर क्या हैं। बल्कि पूरी दुनिया को मैं समझता हूँ कि उनके अशार से रोशनी मिलती है, रहनुमाई मिलती है। मगर हमारे 70 साल गुजरने के बावजूद भी हम हर साल यहाँ पर मज़ार इकबाल पर आते हैं और यहाँ पर आके फातिहा कहते हैं, फिर किताब में अपने ख़यालात का इंदराज करते हैं। मगर उनके इशार के ऊपर कितना हमने अमल किया, उनके फ़िक्र के ऊपर कितना हमने सोच विचार की और कौम की तकदीर बदलने के लिए कितना काम किया। मैं समझता हूँ कि वो आज भी एक सवालिया निशान है। और इस बात इसी शेर में पिना है जिसमें एक बात ने कहा कि सजदों से तेरे क्या हुआ, सदियां गुजर गईं। सजदों से तेरे क्या हुआ, सदियां गुजर गईं, तेरी बदल दे वो सजदा तलाश कर। ये है, मैं समझता हूँ कि आज का ये वो सवाल जो हमें और पूरी कौम को, मैं समझता हूँ कि हमारे ज़मीर जो हैं उनको झंझोड़ रहा है कि हमने 70 साल इकबाल के इशार पढ़े और उनके जो फ़लसफ़ा है उसके बारे में बड़े बड़े मकाले लिखे और
बड़ी डिबेट्स की, तकारीर की, लेकिन अमली तौर पर क्या आम आदमी को हमने क्या सहूलत दी, बेवा और यतीमों को उनका हक छीनने से किस तरह हमने उनके आगे एक आनी दीवार बनाई, किस तरीके से इस माशरे में गुर्बत और अमारत के दरमियान तफावत है, और ये खलीज जो हर घंटे हर रोज़ बढ़ रही है उसको रोकने के लिए क्या कोशिश की, किस तरीके से छीना झपटी, और इस मुल्क के अंदर करप्शन जिसने पाकिस्तान के हमारी जड़ों को खोखला कर दिया है, उसको रोकने के लिए हमने क्या तदाबीर की, और क्या एहतसाबी अमल जो शफाफ हो, जो ट्रांसपेरेंट हो, उसको हम लेकर आए। मैं समझता हूँ कि यही वजह है कि आज इकबाल की रहनुमाई के बावजूद, आज इकबाल के दिलों को गले इशार के बावजूद, आज इकबाल की फ़िक्र के बावजूद, हज़रत कायद आज़म की अजीम तहरीक के बावजूद आज भी हम पस्ती का शिकार हैं। मैं समझता हूँ कि आज इस इकबाल के ऊपर हम अगर इस बात का अहद कर लें कि हम इंशाअल्लाह ईमानदारी से, सिद्क़ के दिल हम पाकिस्तान के 21 करोड़ आवाम की खिदमत करेंगे, और उनके लिए अस्पतालों में, स्कूलों में और पब्लिक ट्रांसपोर्ट और इंसाफ के असूल के लिए बिला खौफ व ख़तर हम हर एक के साथ इंसाफ करेंगे। तो मैं समझता हूँ कि अमानत और दयानत के जेवर के ज़रिए ये पाकिस्तान ज़रूर इंशाअल्लाह इकबाल और कायद का पाकिस्तान बनेगा। आइए हम आज फिर एक मरतबा इस बात का अहद करें और अल्लाह ताला से, खुदाए बुजुर्ग बरतर से जिसके कब्ज़े में हमारी जान है, उससे ये अहद करें इंशाअल्लाह हम इस्लामी तालीमात और हज़रत कायद और इकबाल के अफ़कार के ऊपर अमल करते हुए पाकिस्तान को सही मानों में एक वेलफेयर स्टेट और इसको कायद और इकबाल का पाकिस्तान। मियां साहब, उस्मान फ्रॉम जियो टीवी, ये पूछना था जो इलामा इकबाल का ख्वाब था, कायद आज़म का जो मिशन था, कहाँ पर कोताही रही कि हम उस तरह तरक्की न कर सके? अमल में सब चीज़ें हमने कहीं, हमें हर चीज़ आती है, अमल में कमी रही। अगर अमल से ज़िंदगी बनती है, ना ये नूरी है ना नारी है। मेहनत और मुसलसल मेहनत, अमानत और दयानत का जो सफ़र है उसको अगर हम अपना लें, जो कि इकबाल के अशार का निचोड़ है, उसको अपना लें तो आज भी इंशाअल्लाह हम वो वक्त करीब है कि हम अपनी मंजिल पा लेंगे। ये सब नान शेख फ्रॉम कैपिटल टीवी, मैं पूछना चाह रहा था आपसे कि कौन सी ऐसी रुकावट है जो अभी तक हाइल है? इस मुल्क के अंदर जो सबसे बड़ी जो रुकावट है वो तसाहुल, वो एक कल्चर बन गया करप्शन का, और एक शफाफ एहतसाबी अमल जो है वो दफन हो चुका है। एहतसाब का अमल जो है वो ख़त्म हो चुका है इस मुल्क के अंदर। ये सबसे बड़ी वजह है मेरिट को प्रमोट नहीं किया, और जिसने नेपोटिज्म को प्रमोट किया है, और जो लोग जो करप्ट हैं आज माशरे में वो अशराफिया कहलाते हैं, और जो ईमानदार हैं आज कोई पूछने वाला नहीं, उनकी तौकीर करने वाला कोई नहीं। और इस मुल्क के अंदर जो अरबों खरबों के वसाइल जो हैं वो जो लूटे गए हैं, उसका कोई एहतसाबी निज़ाम नहीं। अभी आपने कल परसों अखबारात में देखा किस बरतानिया के जो शहजादे हैं चार्ल्स, उन्होंने भी ये पैराडाइज लीग में उनका नाम आया, और किस तरह बरतानवी जो पूरे का पूरा प्रेस है उन्होंने एक तूफ़ान उठा रखा है, और इस मुल्क के अंदर अरबों खरबों। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग आज। तो जनाब, अब हम बात कर रहे थे MQM पाकिस्तान के हवाले से, पाक से ज़मीन पार्टी के हवाले से। उससे पहले हमारी PSP के रहनुमा रज़ा हारून साहब से भी बात हो रही थी, और वो यही बता रहे थे कि किस तरीके से उन्होंने इस कन्वर्जन को किया और आगे के उनके जो हैं वो प्लान्स क्या हैं। तो अगर ओवरऑल बात की जाए इन दोनों जमातों के हवाले से, तो कराची की सियासत में इन दोनों जमातों का इंतहाई अहम रोल है, यानी की रोल प्ले करती हैं। लेकिन जब से MQM पाकिस्तान हुई थी और PSP से मुस्तफ़ा कमाल जो है जब वापस आए थे और उन्होंने ये PSP बनाई थी, तो उसमें यही कहा जा रहा था कि जो अब कराची का जो वोट बैंक है, कराची का जो वोटर
है वो कंफ्यूज है कि वो पीएसपी के पास जाए या फिर वो एमकेएम पाकिस्तान के पास जाए, क्योंकि बहरहाल एमकेएम पाकिस्तान के पास एक ब्रांड होने का एज है। बहरहाल एमकेएम लंदन जो है माइनस हो गई है, लेकिन उसके बावजूद भी एमकेएम पाकिस्तान के पास एक ब्रांड होने का एज है, क्योंकि उसमें वही चेहरे हैं, वही लोग हैं जो कि जिनके नाम पर वोट पड़ते हैं एटलीस्ट। और जब पीएसपी की बात की जाए तो पीएसपी क्योंकि नई जमात है, लेकिन जब मुस्तफा कमाल वापस आए तो एक अफराद उनके साथ, एक शख्सियत उनके साथ मौजूद थी, लेकिन ये काफिला उनका बढ़ता चला गया और उसके बाद फिर पीएसपी की जो वर्थ है, पीएसपी का जो परसेप्शन है वो बेहतर होता चला गया। और एमकेएम पाकिस्तान के हवाले से यही कहा गया कि वहां से जो लोग इस जमात में आएंगे उनकी ड्राई क्लीनिंग हो जाएगी। तो एक दफा तो हमने देखा कि मुस्तफा कमाल के हवाले से अगर बात की जाए तो उन्होंने हमेशा फारूक सत्तार को दावत दी कि जी वो मिलकर बैठकर बात करें, लेकिन ओवरऑल एमकेएम पाकिस्तान की बात की जाए या फिर पाकिस्तान ज़मीन पार्टी के हवाले से बात की जाए तो रहनुमाओं में जो है वो काफ़ी ज़्यादा खलिश भी नजर आई और वो ये कहते थे कि नहीं जी हमारी जमात में साफ तरीन लोग हैं और आपकी जमात में जो है वो लोग हैं जिनका ताल्लुक एमकेएम लंदन से भी मौजूद है। चलिए जनाब, इस हवाले से मजीद भी बातचीत करेंगे और कोशिश करेंगे कि बाकी पार्टियों का भी इस पर क्या मौक़िफ़ है वो जरूर ले लिया जाए, क्योंकि आगे इंतखाबात आ रहे हैं। तो इंतखाबात के हवाले से तभी सभी जमातें जो हैं वो ढेर सारी तैयारियां भी इस वक्त कर रही हैं। आप कुछ बात कर लेते हैं हल्का बंदियों के हवाले से, जैसा कि मैं बात कर रही हूँ कि इंतखाबात आने वाले हैं तो इजलास भी हो रहे हैं इस हवाले से, और गुज़िश्ता रोज एक इजलास भी हुआ जो कि बेनतीजा खत्म भी हुआ। आने वाले इंतखाबात किस तरह होंगे और पुरानी मरदमशुमारी पर होंगे या नई मरदमशुमारी पर होंगे, इस पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ इस्लामाबाद स्टूडियो से मौजूद है पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा कमर जबान कायरा साहब। अस्सलाम वालेकुम सर एंड वेलकम टू द शो। सबसे पहले तो आपसे यही जानना चाहेंगे कि खुर्शीद शाह साहब कहते हैं कि हल्का बंदियों के हवाले से पीपल्स पार्टी ने कोई यूटर्न नहीं लिया, इंतखाबात वक्त पर ही होंगे, चाहे वो 1998 की मरदमशुमारी पर ही हो। तो सर पुरानी मरदमशुमारी पर इंतखाबात कैसे हो सकते हैं? देखिए, पीपल्स पार्टी नई मरदमशुमारी के तहत इंतखाबात के लिए तैयार है। शाह साहब ने जो बात की है कि अगर खुदा न खास्ता ऐसा होता है कि नई मरदमशुमारी के तहत इंतखाबी अमल में कोई रुकावट बन रही है, कोई लकूना आ रहा है, तो हम पुरानी मरदमशुमारी के तहत भी और पुरानी हल्का बंदी के तहत भी इलेक्शन करवाएंगे। इलेक्शन डिले नहीं करवाएंगे, ये इलेक्शन टाइम पे कराने की कमिटमेंट है। दूसरी बात के पीपल्स पार्टी ने क्या कहा है, हम तो सारी जमात बिल्कुल इस बात की वजाहत बार बार कर रहे हैं सारी कौम के सामने कि जो नई मरदमशुमारी हुई वो सुप्रीम कोर्ट के जोर लगाने पे हुई थी, किसी हुकूमत ने उन्होंने खुद तो अपनी मर्जी से कराई नहीं थी। लेकिन इसके बाद भी जब प्रोविजनल रिजल्ट आया, हल्का बंदी तो बात की बात है, जब मरदमशुमारी शुरू हुई तो सिंध गवर्नमेंट ने बाकायदा इस पर एतराज़ किया, एमकेएम ने भी एतराज़ किया और हमने कहा हमें कापियाँ दीजिए स्टार्ट में ताकि वेरीफाई कर ले, चेक कर ले, काउंटर चेक हो जाए। कहा गया नहीं ये सीक्रेट है। इसमें कौन सा सीक्रेट था भाई, पाकिस्तान की आबादी गिननी थी, घर गिनने थे, चले सीक्रेट हो गया। दूसरा ये हुआ कि जब प्रोविजनल रिजल्ट आया तो हमने उस वक्त भी तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया, एमकेएम ने, जे सिंध ने, पीपल्स पार्टी ने, बाकी जमातों ने जी। हमारी बात को बिल्कुल तरह खातर नहीं रखा गया और ये कहा गया कि ये मामला काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में एड्रेस होगा। अब हमारे यहाँ एक फ़र्क है, पाकिस्तान के 18वीं तरमीम के बाद का जो आईनी ढांचा है उसमें फैसला साजी के कई फोरम हैं। अब ये कुछ सेंट्रिस्ट पाकिस्तान नहीं है, इसमें यह नहीं होगा कि जी सिर्फ वजीर आजम फैसले करेंगे, इसमें 4 सूबाई वजीर आला बैठे उन्होंने फैसले करने हैं। इसी तरह सिर्फ काबीना नहीं है बल्कि काबीना के अलावा भी फोरम है, जिस तरह काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट है। कुछ मामले वो हैं जो पाकिस्तान की काबीना में ले जाएंगे, अप्रूवल होगी, फिर असेंबली में जाएंगे, और कुछ मैटर्स वो हैं जिनका अप्रूविंग फोरम जो है वो काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट है, वो भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और उसको भी वजीर आजम हेड करते हैं, लेकिन उसमें 4 सूबे रिप्रेजेंटेड है। अब वहां पे ये मामला अप्रूव नहीं कराया गया, ये कैबिनेट से अप्रूव कराया गया। हमें ये बताया गया था या ये तासर था कि काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में ये मामला डिस्कस होकर अप्रूव हो गया। उसी दिन जिस दिन शाम को कौमी असेंबली ये मामला उठा, ये बिल ले हुआ, उस दिन मॉर्निंग में चीफ मिनिस्टर सिंध ने ये मामला कहा कि जी हमसे तो पूछा ही नहीं गया, हमें तो काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में ये मामला डिस्कस नहीं किया गया, कोई अप्रूवल नहीं ली गई और ना इंटरप्रोविंशियल कोऑर्डिनेशन कमेटी में ये मामला डिस्कस हुआ मिनिस्ट्री में। सो क्या रास्ता था, हमने कहा जी कि पहले वो फोरम जो आईनी तरीकाकार है वो वायलेट ना करें, ये एक बहुत बड़ी वायलेशन होगी। आप ऐसा करें कि आप वहां से अप्रूव करा लें, ये आपने मैं पहले नहीं बताया। अगर गवर्नमेंट की नीयत दुरुस्त थी और फर्ज करें बहस के लिए जो हम पे गवर्नमेंट इल्जाम लगा रही है, मीडिया इल्जाम लगा रहा है, अगर हमारी नीयत फर्ज करें खराब थी तो गवर्नमेंट के पास बड़ा आसान रास्ता था, वो कहते अच्छा
आज का दिन है, एक दिन छोड़ के अगले दिन रख लेते सीसीआई की मीटिंग, और सीसीआई की मीटिंग में 1 पॉइंट एजेंडा रख के इसको अप्रूव कर लेते, तो क्या हमारी साजिश तो खत्म हो जाती। सो अपने मुखालफों को गालियां देने से या मीडिया के पीपल्स पार्टी को ब्लेम करने से या हमें गैर जमहूरी इक़दामात के ताने देने से, खुदा के लिए ये मामला जरूर देखिए, हमने जमहूरियत के लिए खून दिया है, हमने डिक्टेटरशिप के हक में नारे नहीं लगाए। हम कह रहे हैं, मेरे चेयरमैन ने आज से 10 दिन पहले कहा कि ना कोई टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट आ सकती है, ना कोई नेशनल गवर्नमेंट, वक्त पे इलेक्शन होंगे। आज भी हम उससे कमिटेड हैं। जी बिल्कुल सर, जमहूरियत के वाले से आपने बात की तो मिसाक जमहूरियत भी आपने नून लीग के साथ मिलकर ही किया था। सर ओवरऑल अगर आपने भी बात की कि सेंसस अपने टाइम पर होंगे, चाहे मर्दमशुमारी दोबारा कराई जाए या ना कराई जाए, तो फिर इलेक्शन के बाद वही रोना मचेगा कि जी हमारे साथ तो हमारे तो सेंसस ही ठीक नहीं हुए, तो फिर मर्दमशुमारी के हवाले से जो इलेक्शन है उसके ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात उठेंगे। सर अगर डेमोक्रेसी की आप बात कर रहे थे, तो डेमोक्रेसी में अगर इसको खतरा होता है और उसे बचाने के लिए आपको नाअहल साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का साथ देना पड़ा, तो क्या पीपल्स पार्टी एक दफ़ा फिर से साथ देगी? मियां नवाज शरीफ साहब को तो इस मुल्क में जमहूरी निजाम चलता हुआ फायदे में नहीं है यार, ये तो हम बार बार कह रहे हैं। अच्छा, पहली बात, पीपल्स पार्टी जमहूरियत से कमिटेड थी, पीपल्स पार्टी जमहूरियत से कमिटेड है, पीपल्स पार्टी जमहूरियत से कमिटेड रहेगी। हमने अपने 2 वजीर आजम, 2 लीडर खोए हैं, हमने अपने साथी खोए हैं, अपने दोस्त खोए हैं, अपने कारकुन खोए हैं, हमारी तवील तरीन जदोजहद है, यहाँ पे लोगों ने अपनी उम्रें और नस्लें इसमें गंवा दी हैं। लिहाजा पीपल्स पार्टी जमहूरियत के साथ खड़ी है। हम बार बार हुकूमत को कह रहे हैं कि अगर कोई साजिश है जमहूरियत के खिलाफ तो हमें बताओ तो सही, हम उसके खिलाफ खड़े होंगे। मुस्लिम लीग तो आज तक जमहूरियत के हक में खड़ी हुई ही नहीं, ये तो जमहूरियत के खिलाफ खड़ी होती रही और हमेशा उसके बेनिफिशियरी रहे। ये सिर्फ इलेक्शन प्रोसेस में आते हैं, इलेक्शन के जरिए इक़्तिदार की सीढ़ी होती है इनकी, और कोई रास्ता नहीं इलेक्शन इसके अलावा जमहूरियत का इनके पास, ये जमहूरियत से दोस्ती। लेकिन हम कह रहे हैं कि भाई मियां नवाज शरीफ साहब तो इस वक्त उनको जमहूरियत सूट नहीं कर रही, उनकी अपनी हुकूमत है, सूबाई हुकूमतें हैं, और आज अगर उनको उनके खिलाफ तो ऑलरेडी केस है, मियां साहब तो माइनस हुआ पड़े हैं ना, उनके खिलाफ तो केस है, वो अगला इलेक्शन नहीं लड़ सकते। लेकिन उनके खिलाफ जो रेफरेंसेज अदालतों में है, मियां साहब को पता है, उनके वकला को पता है, उनके साथियों को पता है कि वो इतने सॉलिड एविडेंसेस के साथ है कि बचना मुमकिन नहीं है। लिहाजा आज अगर जमहूरी अमल चले और ये सिस्टम डिरेल हो जाए, ये सिस्टम उनको कन्विक्ट हो जाते हैं वो, तो मियां साहब भी गए, उनका खानदान भी गया, शहबाज शरीफ के खिलाफ भी खुल रहा है, शहबाज शरीफ साहब भी फारग हो जाए, हमजा साहब भी फारग हो जाए, तो क्या मियां नवाज शरीफ साहब अपने सारे खानदान की कुर्बानी देंगे और खुद जेलों में बैठेंगे और अपनी सारी जायदादें भी कुर्क करवाएंगे वापसी पैसे देने के लिए और पैसे लेके आएंगे वापस? क्या वो ये करेंगे? या पाकिस्तान के अंदर माजी में उन्होंने जो लड़ाइयां लड़ी उससे जो जमहूरी अमल को धचके लगे, जो गर्द उड़ती थी, उसमें जो चीजें धुंधला जाती थी, उसका फायदा हमेशा उनको होता रहा। आज भी उनकी कोशिश यह है, उनका बेनिफिट यह है कि सिस्टम हिल जाए, धुंधला जाए और बाकी जमातें भी, मीडिया भी, सारे पाकिस्तान में जमहूरियत की बहाली के लिए लग पड़े, और जो हमारे खिलाफ इस वक्त अदालती निजाम चल रहा है, ये अदालती फैसले जो है, अदालती जो केस है, ये पीछे बैक बर्नर पे चले जाएं तो शायद कोई रास्ता बचाव का निकल पड़े। ये तो उनके मुफाद में ही नहीं है। हाँ, पीपल्स पार्टी इससे कमिटेड थी, है और रहेगी। जमहूरियत को जब भी खतरा हुआ आप मैदान में हो। बिल्कुल ठीक। अच्छा कायरा साहब, अभी 2-4 दिन से हम देख रहे हैं कि आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ के दरमियान बातचीत का मामला एक बार फिर से चला है और काफी ज्यादा जो है ये मामला चलना शुरू हो गया है। तो सर आप क्या समझते हैं, आसिफ जरदारी को नवाज शरीफ से मिल लेना चाहिए या उनका फोन उठा लेना चाहिए? देखिए, मियां नवाज शरीफ साहब से हमारी कोई जाती पुरखाश तो है नहीं। मियां नवाज शरीफ साहब के खिलाफ केस हुए हैं। इससे पहले इमरान खान साहब का धरना था और वो धरना जब पार्लियामान पे अटैक हुआ, उस तरफ मुंह ले गया, तो हमें महसूस हुआ कि ये पार्लियामान की अब जिंदगी खतरे में पड़ गई है, जमहूरी निजाम खतरे में पड़ गया है। हम पार्लियामान के साथ खड़े हो गए। पार्लियामान ने इकट्ठे होकर उस अमल को जो डिरेलमेंट का था रोक दिया। आज तक हमें ताने आप सारा मीडिया देता है, मुखालफ देते हैं कि जी हमने मियां नवाज शरीफ को बचाया था। अगर आज आसिफ जरदारी साहब मियां साहब से मिलने चले जाते हैं, उनका फोन सुनते हैं या मियां साहब को इनवाइट कर लेते हैं, ठीक, तो फिर हमारी मजबूरी तो यह है कि हम इनवाइट करके विड्रा नहीं कर सकते। अच्छा, मियां नवाज शरीफ साहब ने तो ये किया था ना कि जरदारी साहब को दावत दी खाने पे, ठीक, और फिर वो दावत यूनिलैटरली खुद ही विड्रा भी कर ली। हम तो ये नहीं कर सकते। अब हमारा इशू ये है कि इसको मीडिया, इसको हमारे मुखालिफिन क्या रंग देंगे। आज अगर मुल्क के अंदर जमहूरियत को खतरा है तो मियां साहब बता दे, पार्लियामान में खड़े होकर कह दे उनके साथी जो हैं कि जनाब ये खतरा है,
हम आप कमिटेड हैं, हम आपसे आगे खड़े होंगे। आप तो शायद पता नहीं उस वक्त भी जमहूरियत के साथ हो कि नहीं, आप फिर किसी और डील के इंतजार में हो कि माफीनामा लिखा के फिर किसी सरूर पैलेस में या किसी और पैलेस में जाके बैठने वाले हो। पीपल्स पार्टी जमहूरियत के साथ पहले भी कमिटेड थी, आज भी है। हम उसको बचाने के लिए मैदान में होंगे। बताएं तो सही क्या खतरा है। ठीक है सर, आपने डील का जिक्र किया है, तो कायरा साहब आपको क्या लगता है दोबारा से कोई डील होगी, नवाज शरीफ से किसी से कोई बैकडोर डील होगी, जरदारी साहब बिलाखिर मान ही जाएंगे? क्योंकि इससे पहले भी कई दफा मान गए और इससे पहले भी मुफाहमत की सियासत की है उन्होंने। मेरे इल्म में तो नहीं है जी कि अब कोई डील हो सकती है। मियां नवाज शरीफ साहब की जात के हद तक तो वो डिस्क्वालीफाई हो चुके। उनका जो सियासी जो पार्लियामान के अंदर आने का और इस मुल्क को वजीर आज़म बनने का वो रास्ता तो बंद हो चुका। कम अज कम अगर मुस्लिम लीग की इंटरप्रिटेशन भी ले ली जाए तो 5 साल के लिए तो बंद हो चुका। तो अगला इलेक्शन तो वो लड़ नहीं सकते। बाकी अल्लाह बेहतर जानता है। ये बताएगा कि इमरान खान ने भी इस वक्त इंतखाबी इस्लाहात बिल 2017 अदालत में चैलेंज किया है। अगर पीटीआई का साथ देने की जरूरत पड़ी तो नून लीग के साथ तो अपना केस है आप लोगों का, लेकिन पीपल्स पार्टी क्या पीटीआई का साथ देगी? देखिए, साथ देने की तो जरूरत नहीं है, इसमें तो नंबर नहीं चाहिए। उन्होंने जाके अदालत के अंदर पिटीशन डाली है और उन्होंने पॉलिटिकल पार्टीज एक्ट में जो अमेंडमेंट हुई है उसके एक क्लास को चैलेंज किया है। अच्छा। और उस क्लास को अगर स्ट्राइक डाउन अदालत करती है, वो 15 लोग जाएंगे तो भी अदालत ने वही फैसला करना है जो मेरिट पे बनेगा, और अगर हम ना भी जाएं तो भी वही बनेगा। हमने तो ऑलरेडी सेनेट से वो बिल पास कराया था और पीपल्स पार्टी उस पर कमिटेड है, और आज वो या कल शायद कल वो असेंबली में पेश होगा। हम तो उस पर खड़े हैं, पीपल्स पार्टी तो उससे कमिटेड है। ठीक है, शुक्रिया कमर जमान कायरा, पीपल्स पार्टी के रहनुमा, आपने हमारे लिए वक्त निकाला और हमसे इतने अहम मौज़ूआत पे बात की, जिसमें जरदारी साहब और नवाज शरीफ की मुलाकात के हवाले से बात की, हल्का बंदियों के हवाले से बात की, इस्लाहात के हवाले से बात की। तो पीपल्स पार्टी का तो ये स्टांस है कि इस दफ़ा उसने नून लीग का साथ नहीं देना है। इस हवाले से मजीद भी आपको बताएंगे, लेकिन गुड मॉर्निंग, आज मैं यहाँ वक्त एक ब्रेक का, कहीं जाएगा मत, डोंट गो। ये सेंसस करवाने पड़े तो भी हम करेंगे, ये पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ है, जबकि पीटीआई कहती है कि नहीं जनाब, इंतखाबात जो है वो वक्त से पहले हो जाने चाहिए, और जो जो उनके डिमांड्स हैं अर्ली इलेक्शन के, इस सब के ऊपर जो है वो आज हम थोड़ी सी बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि मौक़िफ़ क्या है पीटीआई का, क्यों चाहते हैं कि वो अर्ली इलेक्शंस हो। इसी हवाले से हमारे साथ इस वक्त स्टूडियोज में मौजूद है फवाद चौधरी साहब, उन्हीं की जानिब बढ़ेंगे और जानने की कोशिश करेंगे इन्हीं इंतखाबात के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम सर एंड वेलकम टू द शो। सबसे पहले तो आपसे यही जानना चाहेंगे कि तहरीक इंसाफ इस वक्त कबल अज वक्त इंतखाबात का मुतालबा कर रही है, जबकि पीपल्स पार्टी कहती है कि इंतखाबात मुकर्ररा वक्त पर होने चाहिए, चाहे वो पुरानी मरदमशुमारी पर ही क्यों ना हो। आप क्या कहेंगे इस पर? देखिए, पहली बात तो ये है कि हर पार्टी को अपना मौक़िफ़ रखने का हक़ हासिल है। अगर पीपल्स पार्टी इलेक्शन नहीं चाहती है तो ये उनकी अपनी पॉलिसी है। हमारा जो मामला है वो इसलिए मुख्तलिफ है, और ये हम कोई तरीके इंसाफ के लिए बात नहीं कर रहे हैं। अब अगर इलेक्शन हम चाहते हैं कि अप्रैल में हो, और अगर इलेक्शन PMLN कह रही है कि नहीं आप अगस्त में कराएं, तो 3 महीनों से कोई आसमान नहीं टूट पड़ना। लेकिन मसला क्या आ रहा है? मसला ये आ रहा है कि पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा सियासी खला है। हमारा जो अमेरिका के वज़ीर ख़ारजा यहाँ पे आते हैं, उसके बाद वो दिल्ली जाते हैं, और दिल्ली जाके कहते हैं कि पाकिस्तान की जो इस वक्त की हुकूमत है वो इतनी कमज़ोर है कि उससे कोई बातचीत नहीं हो सकती। पाकिस्तान के जो मईशत है वो सियासी खला के नतीजे में वो सबसे ज़्यादा असरात उसके ऊपर मुरतब हो रहे हैं। आप देख रहे हैं कि हमारा फॉरेन रिजर्व जो है वो महीनों की बुनियाद के ऊपर नीचे जा रहा है, हमारा जो फिस्कल डेफिसिट है वो बढ़ रहा है, और ये जो मईशत है ये अगर आप इसी सियासी खला में मज़ीद 9 महीने या 10 महीने चलेंगे तो ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा किसी भी आने वाली हुकूमत के लिए पाकिस्तान को उस मुश्किल सूरत हाल से निकालने के लिए। और मुझे समझ नहीं आती कि क्यों ये जो जमातें हैं सिर्फ 2, 3, 4 महीनों के लिए अपने 2 किलो गोश्त के लिए पूरी बहन ज़बा करना चाहती हैं। ये पाकिस्तान की मईशत के साथ आप खेल रहे हैं, पाकिस्तान की सियासत के साथ खेल रहे हैं, और इस इंस्टेबिलिटी में मुल्क जो है उसको शदीद नुकसान पहुँचेगा अगर इंतखाबात ना हुए। और यही वजह है कि तहरीक इंसाफ जो है वो बहरहाल इंतखाबात चाहती है, और हम चाहते हैं कि फौरी तौर पर इंतखाबात कराए जाएँ, और इसके लिए कौमी एक जो इत्तफाक राय है वो पैदा होना चाहिए। और हमने ये भी कहा है कि अगर ये कौमी इत्तफाक राय पैदा होता है, की बात कर रही है, कौमी इत्तफाक राय के जरिए कबल वक्त इंतखाबात किस तरह कराए जा सकते हैं? कि आपके अरकान KP असम्बली में कौमी असम्बली पंजाब और सिंध असम्बली से इस्तीफे दे देंगे तो कबल वक्त इंतखाबात हो जाएंगे। कैसा होगा ये सब वाज़े कीजिएगा, कुछ कंफ्यूजन है सर। देखिए, मैंने जो बात कही है वो मैंने पहले भी ये कहा है,
कि हमें कौमी इत्तफाक राय कायम करना चाहिए। PMLN को, पीपल्स पार्टी को, PTI को, जो तीनों बड़ी सियासी जमातें हैं, उनको मिल बैठना चाहिए और इस मसले का हल निकालना चाहिए। अब मसला क्या है? आपने एक सेंसस करवाया है, मर्दमशुमारी करवाई है, मर्दमशुमारी के नतायज आपके अप्रैल से पहले अवेलेबल नहीं है। अप्रैल के बाद इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि जी 6 महीने होने चाहिए आपके हल्का बंदियों के लिए। इसका मतलब यह है कि इलेक्शन जो है वो 2019 में चले जाएंगे अगर हम उनके बाद के ऊपर जाएं। हुकूमत कह रही है कि नहीं, आप प्रोविजनल रिजल्ट्स के ऊपर हम आईनी तरमीम मंजूर कर देते हैं और नई हल्का बंदियां कर देते हैं। अगर प्रोविजनल रिजल्ट्स के ऊपर आप जाएंगे तो फिर तब जब फाइनल रिजल्ट्स आएंगे तो उसमें फिर अगर कोई फर्क हुआ तो फिर वो चैलेंज हो जाएगा। सो एक बहुत पेचीदा सूरत हाल का सामना होगा मुल्क को, और उससे बचने का वाहिद हल यही है कि हम अप्रैल से पहले इंतखाबात में चले जाएं, ताकि मर्दमशुमारी के जो नतायज हैं वो जब आए तो अगली असम्बली आके उसकी बुनियाद पे फैसला कर ले, ना कि ये असम्बली। क्योंकि इस असम्बली के पास ना तो इस वक्त कोई पॉलिटिकल मैंडेट रह गया है, ना उनकी कैपेसिटी है, ना ही उनकी लीडरशिप ऐसी है जो पाकिस्तान के बारे में बड़े फैसले कर सकें। लिहाजा बेहतरीन तरीका यही है कि आप फवाद साहब, अगर मुस्लिम लीग नून और मियां नवाज शरीफ साहब ये फैसला करते हैं कि नहीं भाई इंतखाबात तो वक्त पर ही होंगे, कबल अज़ वक्त इंतखाबात नहीं हो सकते, तो फिर क्या करेगी PTI? देखिए, हम तो नेको बद हजूर को समझाए देते हैं, हम वरना हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा। हम तो ये हुकूमत जिस तरीके से चल रही है, सबसे बड़ी जो हिट हो रही है वो तो PMLN खुद हिट हो रही है। हम अलबत्ता 2-3 चीज़ों के ऊपर हम बिल्कुल कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। एक कंप्रोमाइज़ हम ये बिल्कुल नहीं करेंगे कि नवाज शरीफ साहब और उनकी फैमिली के जो मुकदमात हैं उनको थ्रॉटल करने के लिए उनमें जो है वो कुछ ऐसी लेजिस्लेशंस की जाए जिनके जरिए ये मुकदमात जो है वो अपने मंतकी इंजाम तक ना पहुंच सकें। ऐसे किसी सूरत में हम इस्लामाबाद में वज़ीर-ए-आज़म हाउस का घेराव भी कर सकते हैं। हम इस्लामाबाद में धरना भी दे सकते हैं। हम वो सब कुछ कर सकते हैं जो आप एक सियासी जमात से एक सियासी अमल के हिस्से के तौर के ऊपर एक्सपेक्ट करते हैं। सो अगर ये हुकूमत एहतसाब की राह में रुकावट बनेगी, उसके फिर नताइज होंगे। दूसरी सूरत में ये हुकूमत चलती है, चलती रहे, और इलेक्शन जो है वो अगर आगे जाते हैं उसका पाकिस्तान को नुकसान है। ठीक है, तो PTI सड़कों पर निकलेगी अगर एहतसाब की राह में कोई रुकावट नजर आती है। फवाद चौधरी साहब, ये जो सारी सूरत हाल है, इस हवाले से आपको क्या लगता है कि जमहूरी अमल की बात की जाए, इसको नुकसान पहुंच सकता है सर? और अगर फर्ज करें कि ऐसा कुछ होता भी है तो क्या तहरीक इंसाफ जमहूरी अमल को बचाने के लिए फिर नून लीग का साथ देगी? देखिए, ना तो जमहूरियत को कोई खतरा है, ना ही निजाम को कोई खतरा है, सिर्फ निजाम ज़र को खतरा है। सर, ये तो आप यानी अगर आप करप्शन के जो बुत हैं अगर उनको तोड़े तो आपको ये लगता है कि करप्शन के उन बुतों के खिलाफ कार्रवाई करने से जमहूरियत खराब होती है, तो इसका मतलब यह है कि वो जमहूरियत नहीं है। हम नवाज शरीफ और PMLN की जो लीडरशिप है मौजूदा, उसके साथ तो किसी तौर के ऊपर सवाल ही पैदा नहीं होता कि किसी इस तरह के मामले के ऊपर जो है वो कोई बात करने को तैयार हो, इसलिए कि हमारी तो तमाम जद्दोजहद ही इस माफिया के खिलाफ है और ये माफिया अब अपने इंजाम को पहुंचा है। जमहूरियत को पाकिस्तान में कोई ख़तरा नहीं है, मुल्क इंतखाबात की तरफ बढ़ रहा है। सिर्फ हम ये चाहते हैं कि ट्रांजिशन जो होनी है पाकिस्तान में, जो इंतखाबात होने हैं वो अहसन तरीके से, एक आईनी की तरीके से और मुस्तहसन तरीके से हो जाए। PMLN वाले अगर जिद करेंगे तो उसके लिए जाहिर है कि एक एफर्ट होगी और वो एक प्रोसेस है जिसमें कि तकलीफें भी होंगी और वो प्रोसेस पर लेना पड़ेगा। और ठीक है, बहुत शुक्रिया फौजी साहब, आप हमारे साथ थे। इस तमाम तर सूरत हाल के ऊपर आपने बात की। यहाँ पर अपने नाजरीन को ताज़ा खबर से आगाह करें, कोयटा के अंदर धमाके की इत्तला मौसूल हो रही है, जिसके नतीजे में 5 पुलिस एहलकार इस वक्त जख्मी हुए हैं, जिन्हें CMH मुंतकिल भी कर दिया गया है। आपको अपडेट कर रहे हैं कोयटा से। कोयटा में एयरपोर्ट रोड पर पुलिस की गाड़ी के करीब ये धमाका हुआ है, जिसमें 5 पुलिस एहलकार जख्मी हो गए। तफसीलात बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे कोयटा से जो ब्यूरो चीफ है मुजीब अहमद। मुजीब, बताएगा क्या तफसीलात है? जी, अब से कुछ देर कबल ये धमाका हुआ है। ये चमन हाउसिंग स्कीम है एयरपोर्ट रोड पे, यहाँ पे हुआ है। DIG टेलीकम्युनिकेशन है हामिद शकील, वो अपने घर से ऑफिस जाने के लिए निकले थे और जब उनकी गाड़ी चमन हाउसिंग स्कीम की गली के कोने पे पहुंची तब ये धमाका हुआ है और इसके नतीजे में उनकी गाड़ी जद में आई है। इसमें वो उनके साथ उनके गार्ड्स सवार थे,
जिसके बाद इन्हें शदीद जख्मी हालत में CMH कोयटा मुंतकिल किया गया है, लेकिन अभी तक वहां से कोई इतलात वाज़े नहीं आ रही कि अब उनकी हालत कैसी है। इनमें से एक गार्ड जिसका नाम जलील अहमद बताया गया, उसको सिविल हॉस्पिटल कोयटा लाया गया है। इनकी भी हालत तशवीशनाक है और इनकी जान बचाने की कोशिश की जा रही है, जबकि दीगर जख्मियों को जो मुंतकिल किया गया है, मौके पे जो लोग मौजूद थे उनका कहना था कि शदीद जख्मी हुए थे और उन्हें एम्बुलेंसों में डाल के फौरी तौर पे CMH भेजा गया है। अभी तक CMH से क्लियर नहीं है कि उनकी हालत इस वक्त क्या है, लेकिन एक धमाका शदीद नौयत का था और इससे काफी इलाकों में सुना गया। सुबह का वक्त था ये और काफी ज्यादा ये सुना गया। ख्याल ये किया जाता है कि या तो ये रोड साइड बॉम्ब था जो प्लांट किया गया या फिर ये खुदकुश भी हो सकता है, लेकिन बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड मौके पर पहुंच के तमाम सूरत का जायजा लेगा, शवाहिद इकट्ठे करेगा, जिसके बाद ही असमी तौर पे कहा जा सकेगा कि ये कोई आईडी प्लांट थी या फिर ये खुदकुश हमला था। ठीक है मुजीब अहमद साहब, आप हमारे साथ लाइन पर मौजूद रहिएगा। अभी आपको ताज़ा तरीन सूरत हाल से अपडेट कर रहे हैं। कोयटा में एयरपोर्ट रोड पर पुलिस की गाड़ी के करीब धमाका हुआ है, जिसमें 5 पुलिस एहलकार जख्मी हो गए हैं। इसी हवाले से हमारे साथ मौजूद है कोयटा के ब्यूरो चीफ मुजीब अहमद साहब। मुजीब अहमद साहब, इससे पहले भी कोयटा में हाई अलर्ट था, इससे पहले भी कोयटा को दहशतगर्दों ने जो है वो निशाना बनाया है। एक दफा फिर से इससे पहले FC एहलकार और अब फिर से पुलिस एहलकार, एक्चुअली ये हो क्या रहा है, क्यों नहीं काबू पाया जा रहा है इस तरह के वाकयात पे? ये दहशतगर्दी पर काबू पाने के लिए जो इकदाम किए गए हैं वो काफी मौसर और ठोस हैं और इसी के नतीजे में आम लोगों की जानें बची हुई हैं। जो लोग ये काम कर रहे हैं उसमें सफ़े अव्वल में पुलिस है जो दहशतगर्दों के खिलाफ डट कर सामने से खड़ी है, सिक्योरिटी फोर्सेज और कानून नाफिज करने वाले हैं। इस और जो भी कुछ हो रहा है ये फोर्सेज अपने ऊपर ले रही हैं। आज भी जो ये वाकया हुआ है, चमन हाउसिंग स्कीम का जो इलाका है ये कोई गुंजान आबाद इलाका नहीं है। यहाँ पे सुबह के वक्त वैसे भी कोई खास रौनक नहीं होती। इस वक्त भी DIG पुलिस को ऐसी जगह पर टारगेट किया गया है जो उनके घर के करीब थी और ऐसा महसूस होता है कि बाकायदा रैकी की जाती होगी, क्योंकि ये रास्ता चमन सिंह में अंदर जाता है GOR कॉलोनी जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स कॉलोनी है और हामिद शकील यहीं रिहाइश पजीर थे। सुबह वो अपनी रिहाइशगाह से निकले थे अपने गार्ड के हमरा, जब उन्हें चमन हाउसिंग के कोने पे निशाना बनाया गया। अच्छा ये बताइएगा, इस वक्त आप CMH से अगर कोई अपडेट आई हो तो इस वक्त जो जख्मी हैं 5 पुलिस एहलकार, उनकी हालत इस वक्त कैसी है? जी अब तक एक जख्मी के बारे में हमें पता चला है जिसका नाम जलील अहमद है, कांस्टेबल है, गार्ड था। ये सिविल हॉस्पिटल कोयटा लाया गया। इसके बारे में ये बताया गया कि इसकी हालत सीरियस है, जबकि दीगर 4 जख्मी CMH ले जाए गए हैं, ट्रॉमा सेंटर में है और वहां से अब तक कोई ऑफिशियली हमें नहीं मालूम हो सका कि उन जख्मियों की हालत कैसी है, लेकिन इतलात ये आ रही है कि वो शदीद जख्मी थे और उनकी जान बचाने की कोशिश की जा रही है। ठीक है, जख्मियों की जान बचाने की कोशिश की जा रही है। अच्छा मुजीब अहमद साहब, इंतहाई अफसोसनाक वाकया पेश आया है, कोयटा को एक दफा फिर से दहशतगर्दी का निशाना बनाया है। ये बताइए कि अभी ओवरऑल क्या सूरत हाल है उस इलाके की जिस जगह ये वाकया पेश आया है? कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है या अभी सर्चिंग का अमल जो है वो जारी है, तहकीकात का आगाज कर दिया गया है? जी बिल्कुल, ये इलाका बिल्कुल कॉर्डन कर लिया है। पुलिस तो मौके पे फौरी तौर पे पहुंच गई थी, जिसके बाद FC भी यहाँ पे पहुंच चुकी है। इस क्राइम सीन, इस जगह जो है वकुआ को क्राइम सीन डिक्लेयर कर दिया गया है। किसी को यहाँ आने जाने की इजाजत नहीं है इस वक्त। और यहाँ पे बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड की टीमें पहुंच रही हैं जो जो है वकुआ से शवाहिद इकट्ठे करेंगी, जिसके बाद ये तयन किया जाएगा कि धमाका एक खुदकुश नौइयत का था या फिर ये ID प्लांट की गई थी रोड साइड पे। अच्छा ये बताइएगा मुजीब साहब कि जाए बखुआ से इस वक्त शवाहिद इकट्ठे करने का सिलसिला तो जारी है, अब तक कुछ सामने आ सका है कि ये जो वाकया है किस तरह से, किस तरीके से एग्जैक्टली पेश आया? जी जो वहाँ पे लोग मौजूद हैं उनका ये कहना है कि ये हामिद शकील मामूल के मुताबिक अपने घर से निकले थे और इनके साथ इनके गार्ड थे, पुलिस के गार्ड, और ये अपने ऑफिस जाना चाहते थे जो IG पुलिस के दफ्तर के साथ ही है। और जब ये अपने गली के कोने पर पहुंचे हैं चमन हाउसिंग स्कीम की, तब ये धमाका हुआ है और इसके नतीजे में बहुत जोरदार आवाज सुनाई दी गई है कोयटा के मुख्तलिफ इलाकों में। जब लोग यहाँ पहुंचे हैं तो उन्होंने देखा है कि शदीद जख्मी हालत में पुलिस एहलकार यहाँ थे, उन्हें फौरी तौर पे एम्बुलेंसों में डाल के मुंतकिल किया गया है CMH। लेकिन अभी तक ये वाजे नहीं हो सका कि आया ये खुदकुश धमाका था या ये कोई रोड साइड बॉम्ब था जो पहले से यहाँ प्लान किया गया था। ज्यादा खदशात ऐसे हैं कि पुलिस और FC पे जो ज्यादातर वाकयात हुए हैं उनमें हमलावर खुदकुशी होता है और ID कम ही प्लांट होती है।
लेकिन जब तक बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड हतमी तौर पर राय नहीं देता हम भी इस बारे में कह नहीं सकते। लेकिन ये धमाका काफी शदीद नौइयत का था और तकरीबन 20 से 25 किलो तक बारूद इसमें इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है। अच्छा मुजीब अहमद साहब, बिल्कुल इंतहाई शदीद जो है ये धमाका है और लोग भी इसमें काफ़ी ज़ख्मी हुए हैं, जबकि DIG टेली कम्युनिकेशन आमिर शकील साहब को जो है वो निशाना बनाया गया है। ओवरऑल अगर कोयटा के हवाले से बात की जाए तो इससे पहले भी कोयटा में जो है वो हाई अलर्ट दिया गया है। कोयटा में हमेशा जो है वो सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम किए जाते हैं। इस दफ़ा आपको क्या लग रहा है कि एक दफ़ा फिर से इन्होंने सॉफ्ट टारगेट करने की कोशिश की है, क्योंकि वो बिल्कुल अपने रिहाइश के करीब थे जहाँ से वो निकल रहे थे, उनको टारगेट किया गया है? जी बिल्कुल, सॉफ्ट टारगेट तो कतई नहीं है, पुलिस हार्ड टारगेट शुमार होती है। सॉफ्ट टारगेट तो शहरी वो एरिया जिस जगह पे उनको टारगेट किया गया है गवर्नमेंट ऑफिसर कॉलोनी है, यहाँ पे सिक्योरिटी होती है। जब यहाँ से निकलते हैं तो इनके साथ गार्ड्स भी होते हैं। ऐसा नहीं है कि वो तनहा निकले थे और प्राइवेट गाड़ी में, सरकारी गाड़ी में गार्ड्स भी थे। और ज्यादा खदशात यही है कि उनको किसी खुदकुश हमलावर ने निशाना बनाया है, लेकिन हतमी तौर पे अभी ये राय नहीं दी जा सकती। लेकिन खदशा यही जाहिर किया जा रहा है कि कोई खुदकुश हो सकता है जो अचानक वहाँ पे पहुंचे और वहाँ आके फटाए। जहाँ पे सिक्योरिटी जरूरत होती है GOR के बाहर, वहाँ पे भी मौजूद है, अंदर भी मौजूद है, उनके साथ भी मौजूद थी। और मेन रोड पे जब वो पहुंचते हैं, जो एयरपोर्ट रोड है, तो यहाँ भी सिक्योरिटी होती है। बीच का ये रास्ता एक पैच आप इसको कह सकते हैं कि जो एक खाली तो यानी कि प्रॉपर प्लानिंग करके, प्रॉपर रैकी करके जो है ये आज इन्होंने ये प्लान किया है और इस तरीके से इस तरह का वाकया पेश आया है। सिक्योरिटी के हवाले से अगर बात की जाए तो हम सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजामात करते हैं, हमने जो है वो नेशनल एक्शन प्लान भी बनाया हुआ है। सर, इस तरह के जब वाकयात होते हैं तो सिर्फ बातें रह